नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल नज़ीर मानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। जैसा आप सब जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक ऐसा चैनल है जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक लंबा सफ़र तय किया है और वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें वो कामयाब हुए हैं और बहुत सारे कामयाब लोगों को हम आपके सामने लेके आए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अकमल शहजाद घुमन जो हैं उनसे आज हमारा मुकालमा होगा। वो हमारे मेहमान हैं आज मुकालमा टीवी पर। अकमल शहजाद जो हैं उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी जहतें हैं। वो सीनियर रेडियो प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा कहानी-नवीस, मुसन्निफ़, दानिशवर और डिबेटर और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो यूट्यूबर हैं। आजकल यूट्यूब पे भी अपने कुछ 2 तकरीबन चैनल जो हैं वो चला रहे हैं। अ, उनकी किताबें जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें मीडिया मंडी बहुत मशहूर किताब उनकी ये 2015 में मंज़र-ए-आम पर आई और इस किताब ने जो सियासी हलके हैं ख़ास तौर पे उनमें बहुत पज़ीराई हासिल की और इसके अलावा अकमल साहब जो हैं वो अ, पंजाबी में भी बहुत अच्छा कहानी जो है वो लिखते हैं और उनकी एक किताब जो है वो एक कहानी नहीं, ये जो है ये 2002 में मंज़र-ए-आम पर आई। अकमल शहज़ाद जो हैं वो उनको वसी तजुर्बा है, बहुत सारी नामवर शख्सियात से मिलने का, उनके इंटरव्यूज़ करने का और आज वो मुकालमा टीवी पर हैं तो उनसे डायरेक्ट जो है वो बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। अकमल साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। बहुत शुक्रिया मैनुल भाई कि आपने वक्त निकाला और एक डायलॉग और मुकालमे की जो सूरत है वो आपने पैदा की। तो आई फील हैप्पी टू टॉक विद यू। आप तो हमारा ज़ाहिर है कई दहाइयों का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है एक हमें ज़ाती तौर पे खुशी है और एक ये कि हमारे जो देखने वाले हैं उनसे भी हम मुखातिब हैं। जी। अ नाज़रीन जो अकमल शहज़ाद गुम्मन है हमारा एक ताल्लुक जो है जैसे उन्होंने उसका ज़िक्र किया कि हम क्लास फेलो हैं। जो जाम के चीमा सियालकोट वहाँ पे हम इकट्ठे पढ़ते रहे। हमने मैट्रिक का इम्तिहान 1988 में इकट्ठे पास किया और मैं तो कहनाना ज़िंदगी की तरफ चला गया एक लंबे सफ़र की तरफ और वो भी वहाँ से अभी आज हम उनसे पूछेंगे कि मैट्रिक के बाद उनका जो आगे तालीमी सफ़र है वो कैसे हुआ? उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो जो ख़ानदानी पस-मंज़र है, कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम इसमें कवर करेंगे और ख़ास तौर पे जो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है रेडियो प्रोड्यूसर की हैसियत से फिर उन्होंने टीवी पे भी काम किया है और उसके अलावा मुसन्निफ़ हैं, दानिशवर हैं, तो बहुत सारी जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, जो परतें हैं उनके हवाले से बातचीत की जाए। तो अकमल साहब सबसे पहले थोड़ा-सा जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी के, उन्हें अपना जो ख़ानदानी आपका पस-मंज़र है, उसके हवाले से थोड़ा-सा आगाह कीजिए। मैनुल साहब ये सवाल जो है वो ज़रा बड़ा टीडियस किस्म का सवाल है। मैं तो सारी कायनात को ही अपना ख़ानदान समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं उनका ही नुमाइंदा हूँ। तो बेसिकली मैं एक काश्तकार घराने में पैदा हुआ। मेरा समड़ियाल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की अभी एक तहसील है, पहले तहसील डस्का का वो हिस्सा था। तो मैं पैदा तो वहाँ हुआ लेकिन मैं अभी भी वो तहसील डस्का में गाँव है, पथिया वाला जो जाम के चीमा के सब्स में। तो वहाँ मेरे ननिहाल थे, तो चूँकि वो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मैं कैसे अपने ननिहाल में रहा। असल में ये था कि मेरे 5 मामू, तो जो सबसे छोटे मामू थे, वो उस वक़्त उनकी 5 साल उम्र थी या 6 साल थी जब मेरी नानी का जो है वो इंतकाल हो गया। तो मेरी वो जो वालिदा थी वो बड़े भाई से छोटी थी, 2 बहनें थी, 5 भाई थे। तो वो मेरी वालिदा बहुत अटैच थी वालिदा से। तो उन्होंने कहा जी कि मैं शादी नहीं करवाऊँगी। मेरे वालिद साहब जो थे वो टीचर थे, गाँव के स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने 1932 में मिडल किया हुआ था। उस ज़माने में मिडल जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से होता था और मैट्रिक कोई शाज़ो नादर शाज़ो नादर ही बंदा करता था। बट एनीवे वो उन्होंने जो भी उस वक़्त के इम्तिहानात थे वो पास-वास करके
उन्होंने बेटी को समझाया कि नहीं आप ऐसा ना करें। मेरी वालदा और वालदा कज़न भी थे आपस में। तो ज़ाहिर है इन लोगों ने ज़िद की कि जी हमें रिश्ता चाहिए और ये वो। मेरे नाना जी ने फिर ये कहा कि मेरी बेटी 1 साल वहाँ रहा करेगी और 1 साल पूरा यहाँ रहा करेगी हमारे पास। तो इस तरह चूँकि वालदा वो जो गालिबन वहाँ रहती होंगी, तो मैं बच्चा पहला था ननिहाल और दुधियाल में, तो मैं इस तरह वहाँ अपनी वालदा के साथ रहता था, तो फिर मैं वहीं अटैच हो गया, उधर ही मैं दाखिल हो गया। तो प्राइमरी मैंने बखियांवाला में पास की और उसके बाद फिर मिडल जो था वो बिलुमार, गवर्नमेंट मिडल स्कूल बिलुमार, और उसके बाद फिर आपका जब क्लास फेलो बना ये 86 में, 86, 7 और 8, 88 तक, हाँ जी। वो 2 साल जो था वो गवर्नमेंट सेंट मेरी स्कूल जाम की थी। तो वहाँ ये है सारा पस मंज़र। जी, अकमल साहब ये क्योंकि मैंने देखा है आपकी ये जो सीवी थी उसमें आपने डबल एमए किया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका डिप्लोमा है नमल यूनिवर्सिटी से। तो ये जो आपकी हायर एजुकेशन है जो आगे आपने की इसके हवाले से बताइए कि ये कैसा आपका तजुर्बा था जो आप ये जो एमए आपका आपने किया? असल में मैनुअल साहब के देखिए कि मेरा ज़ाती जो नुक्ता नज़र है या जो मेरा ख़्याल है कि एक्सपोज़र का बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छे इदारों का बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि अगर आपके ख़्याल की अ, बुलंदी और परवाज़ बेहतर हो तो आप बहुत सी कमियों कोताहियों को ख़त्म कर लेते हैं। हुआ ये कि मेरे वालिद साहब की भी ख़्वाहिश थी और वो कहते भी थे कि भई तुम लाहौर जाके पढ़ोगे ये वो। असल में ये है कि हम जो देहातों के लोग होते हैं हम अगर थोड़ा-सा बेहतर भी पढ़ने में हो तो हमें नहीं पता होता कि हमें आगे कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। तो जो जितने जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ननिहाल में थोड़े पढ़े-लिखे लोग थे, लेकिन ये कि वो ज़हनी या जो हम देहातों के लोग हैं, हमें यही होता है कि कोई तहसीलदार बन गया, कोई थानेदार बन गया या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में कोई साइड में या कोई उस ज़माने में बैंक अफ़सर बड़ा होता था या टेलीफ़ोन में कोई लग गया, तो हमें डॉक्टर या इंजीनियर से हमारी सोच आगे गई हुई नहीं। तो वो ये था कि अ, जो मेरे ज़हन में ये था कि मेरे वालिद साहब ने यहाँ तक मुझे कहा कि मैट्रिक के बाद मैं अपने गाँव चला गया था। उन्होंने मुझे यहाँ तक भी कहा कि तुम अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, तो बाहर जाके पढ़ लो। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपना नाम पाकिस्तान में रह के ही पैदा, तो मैं यहीं रहूँ। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि अगर उनकी बात मान भी लेता तो अच्छा था, लेकिन शायद अगर बाहर जाता तो फिर बाहर ही रह जाता। एनीवे वो मैं बेसिकली मैंने मरे कॉलेज सियालकोट में एमए अंग्रेज़ी में दाखिला लिया बीए करने के बाद वहीं मरे कॉलेज से। तो मेरे एक ये था कि भई अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, अगर आप अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि नंबर उस तरह नहीं थे कि भई मैं जाके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में या पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता। वो एक किस्म की मेरी हठधर्मी थी। तो दूसरा ये कि अगर दाखिला लिया तो फिर उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की, प्रॉपर पढ़े नहीं, पूरा ज़ोर नहीं लगाया। तो दूसरा कुछ हालात इस तरह के आपको पता है कि देहातों में थोड़ा लोग राइवलरी होती है, कोई बरादरी शरीका उसमें लड़ाई हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। तो वो प्रॉपर्ली मैं पढ़ नहीं सका। अच्छा वो चूँकि मैं 92 में 93 में मैं पंजाबी लिखने की तरफ आ गया। मेरे एक उस्ताद थे डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी हमारे कलाशाल के। तो मैं पंजाबी में छपना शुरू हो गया। मेरी कहानी पहली जो थी वो 93 में छपी और उसके बाद मेरी शॉर्ट स्टोरी छपना शुरू हो गई। तो जब 2 साल के बाद मैंने ज़िद-बाज़ी हुई थी कि मैंने करना एमए अंग्रेज़ी ही है। तो वो जब एक दिन मुझे पता चला कि 15 दिन के बाद तो दाखिले जा रहे हैं, तो 15 दिनों में तो अंग्रेज़ी की कैसे तैयारी होगी। तो मैंने एमए पंजाबी का दाखिला दिया। तो आप ये समझ लें कि सिर्फ़ 15 से 20 दिन पढ़ के मैंने एमए पंजाबी किया और उसके बाद ये 95 में मैंने पेपर दिए। उस वक़्त मैं एमए अंग्रेज़ी से फ़ारिग हो चुका था। लेकिन 2 साल पढ़ने का ये हुआ कि मुझे कम से कम अंग्रेज़ी लिटरेचर की समझ आ गई कि वो है क्या, शेक्सपियर क्या है, चौसर क्या है और इसमें थॉमस हार्डी वगैरह जो हैं, हाँ जी। कॉमेडी क्या है और नॉवल, इसमें जी। जो ट्रेजेडी क्या है, नॉवल क्या है, यानी ये चीज़ों के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसके बाद ये कि नमल में मैंने 97 में मैंने आके डिप्लोमा ले लिया। उसी वक़्त मैं उससे पहले मैं पढ़ा रहा था एक प्राइवेट कॉलेज में अपने कोर्स पे। तो मैंने ये फ़ील किया कि यहाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर।
और ये वो, तो इस तरह बड़ा मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा अपना करियर शायद कोई नहीं बनेगा। तो उससे पहले 95 में मुझे एक्सपोज़र ये मिला कि मैं एक अखबार में एज़ स्टाफ रिपोर्टर मुझे काम करने का मौका मिला। तो उससे ये हुआ कि मुझे थोड़ा-सा ये मेरे अंदर एक अलाव बन गया, वो एक चिंगारी थी कि भई मैंने कोई जर्नलिज़्म करना है। तो वो फिर ये हुआ कि दोबारा मैं जब 99 में मैं दोबारा जाके पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में जॉइन कर लिया 99 में। तो जब मैंने वो जॉइन किया तो मुझे ये ख्याल आया कि अ, 2000 में मैं रेडियो जॉइन कर लिया मैंने। तो वहाँ फिर ऐसे ही एमए उर्दू का दाखिला भेज दिया। वो ये आप समझ लें कि वो मैं फँस गया दाखिला भिजवा के कि वो मैं पास हो गया, जी उसके पहले पार्ट में। वो फिर मुझे अगला पार्ट भी करना पड़ा। तो इस तरह करके मुझे ये एक थोड़ी-सी फीलिंग है कि जी मुझे, मैं अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो वो मेरे लिए बहुत बेहतर होता। लेकिन बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो रेडियो में मुझे काम करने का मौका मिला, जो एक्सपोज़र मुझे मिला, वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। और फिर ये कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में लाहौर में मुझे पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल चीज़ थी। मेरा एक्सपोज़र इतना हो गया कि मुझे अब बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होता कि मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। जी जी। अच्छा अकमल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो खास तौर पे आपने कहानियों का जिक्र किया, और मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है आपने बताया कि ये 92 93 गालबन उस वक्त का 93 गाल बनने की पक्की बात है, ये तो 93 पक्की में बात मेरी पहली कहानी कि छपी। जो यानी कहानी जो उससे पहले मैं उर्दू में या पंजाबी में लिखता था, उर्दू में ख़ास तौर पे लिखता था, लेकिन मेरी पंजाबी की पहली कहानी जो है, ये 93 में छपी। अच्छा, तो अकमल साहब, ये आपको कैसे जोहर जो है ये फ़ील हुआ कि आप कहानी जो है वो लिख सकते हैं, और इस तरह ये एक होता है ना, जैसे क्योंकि जैसे हम शायरी देखते हैं, क्योंकि मैं तो शायरी करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहीं पे जाके आपको फ़ील हो जाता है कि कुछ कर सकते हैं आप। तो ये किस तरह आपका कहानियों की तरफ रुझान जो है ये कैसे हुआ? मैनुअल साहब, असल में ये है कि मैंने जैसे कि पहले बात कही कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे देहातों में हमारा कुछ प्लान तो होता नहीं है कि हमने ये करना है, वो करना है। हाँ, ये था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे मामू थे, मोहम्मद शफ़ीक, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बड़ी यंग एज में डेथ हो गई। तो वो डाइजेस्ट पढ़ते थे। मेरी एक मामानी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी डाइजेस्ट पढ़ती थी। तो फिर वो रेडियो सुनना घर में, मेरे नाना जी भी सुनते थे, टीवी प्रोग्राम बहुत। घर का एक, जैसा कि मैंने कहा कि वो स्कूल टीचर थे, तो मैं बचपन में ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक। जी, आप अंदाज़ा लगाएँ कि मैं बड़ी ज़हीन किस्म की किताबें, आपने बिल्कुल स्कूल एज में मैं पढ़ चुका था, और अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। तो उससे एक मुझे ये अंदाज़ा था कि मैं लिखने पढ़ने की तरफ आऊँगा या मैं एक्टर बनूँगा। तो वो जब मैं एफ़ए में था तो मैं कोई ये तुकबंदी करता था, तो मैं अपनी तरफ से शायर था बहुत बड़ा, स्टूडेंट लीडर भी था मैं। तो जब मैं बीए में गया तो वो वहाँ मेरे क्लास फेलो थे अहमद रज़ा चीमा, वो जैसे कि मैंने डॉक्टर आबिद सिद्दीकी साहब का ज़िक्र किया। तो उन्होंने एक पंजाबी अदबी पढ़ा थी, पंजाबी मैंने जो मज़मून है ये सोच समझ के रखा कि हमारी ज़ुबान है, ना हम लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, तो ये क्या बात है, मतलब हम दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं और अपनी ज़ुबान पे हमें दस्तरस ही नहीं है। तो यूँ मैंने वो पंजाबी ज़ुबान एज़ अ सब्जेक्ट लिया। तो डॉक्टर आबिद सिद्दीकी साहब थे, वो बड़े माने हुए शायर थे उर्दू पंजाबी के। यहाँ मैं बताता चलूँ, जो हमारे पंजाबी समझने वाले और सुनने वाले लोग हैं, कि आपको अगर याद होगा कि हमारे नौजवानी में या लड़कपन में, या जब हम स्कूल एज में थे, तो अकरम राई का एक बड़ा बहुत मशहूर हुआ था, ट्रैक्टरों ट्रालियों पे वो टेप चलती थी। तो एक घर उजाड़ के एक घर बसा गया। तो अखियां तो दूर होके दिल में समा गया। उसका ये गज़ल थी बेसिकली आदिल सिद्दीकी साहब की, जिसको गीत अंग में अकरम राही ने गाया। तो वो आदिल सिद्दीकी साहब थे। आदिल सिद्दीकी साहब कहते थे ये तो वज़न नहीं है इसमें, ये वो, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या है वज़न नहीं है, और मुझे मेरा अहमद रज़ा चीमा दोस्त भी कहता था कि ये आपके वज़न वज़ान के मसाइल हैं। तो मैं बड़ा हठधर्म हूँ उस मामलात में कि जो एक फैसला ले लिया बस उसी पे कायम रहना। तो मैं अपनी तरफ से बड़ा शायर था कि जी मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, तो ये कैसे मुझे कह रहे हो? बट एनीवे, वो मुझे शायद ये फ़ील हुआ कि मैं नस्र की तरफ
में आ सकता हूँ। फिर मैं उसी ज़माने में बीए में मैं ट्यूशन पढ़ा करता था सैमुअल लालदीन साहब से, जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, वाइस प्रिंसिपल एक लंबा अर्सा रहे। तो वो हमें उनकी बहुत यानी कंट्रीब्यूशन है मुझे राइटर बनाने। वो हमें ट्रांसलेशन दिया करते थे, उर्दू में कोई पैरा दिया करते थे कि उसका खूबसूरत चेहरा, उसके होंठों के ऊपर एक खूबसूरत तिल, जो कि आप मुझे सामने अभी नजर आ रहा है आपके होंठों पे। जी जी। तो एक पहाड़ी के ऊपर दमकता हुआ चिराग और एक छोटी सी पगडंडी, और वहां पहुंच के एक वीराना, और उस वीराने के पार क्या है, उससे आगे वो कहते थे इसको ट्रांसलेट करें और आगे बढ़े। तो इस तरह मतलब एक उनका बड़ा मशहूर है कि वो कहते थे कि पता नहीं लोग फूलों के हार क्यों पहनते हैं, पता नहीं लोग सेबों के हार क्यों नहीं पहनते, हालांकि सेबों की भी खुशबू आती है। और अगर आप सेबों के हार बनाएं तो आपको एक ये फायदा हो सकता है कि आपको भूख लगे, एक सेब तोड़ा और खा लिया। तो इस तरह की यानी वो ये कहा करते थे कि आप हर जो बर्थडे पार्टी है उसको सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं, आप बिजली भेज दें। आप अगर गए हैं किसी ट्रिप पे तो वहाँ बस खराब कर दें। यानी आप ये देखें कि दरख्त पे जो एक जर्द पत्ता है वो क्यों है, आप सारे ग्रीन ना देखें। यानी डिफरेंट सीखना, सोचना और देखना सीखें। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर मैं आप समझ लें कि मेरी दाल शायरी की तरफ नहीं गली, तो मैं फिर नसर की तरफ आ गया। तो फिर अल्लाह का मैं अब शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं शायर नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, मैं ये कहता हूँ कि या तो देखिए आपने मेहनत की, आपने जैसा कि बहुत इम्प्रूव किया अपनी शायरी को, और ये सिर्फ मैं ये बतौर दोस्त नहीं कह रहा, मेरा चूंकि लिखने पढ़ने वाले लोगों से बहुत ताल्लुक है। और फिर ये कि एक अल्लाह ताला ने एक परख दे दिया वक्त के साथ साथ, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ रह के, तो वो समझ आ जाती है कि बंदे ने इम्प्रूव किया है, बंदा आगे जा रहा है, बंदा ऊपर जा रहा है, बंदा बेहतर जिंदगी में परफॉर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप शायर हो तो आपको बहुत अच्छा लिखना चाहिए, या बहुत अच्छा होना चाहिए, या कर कोशिश करनी चाहिए। तो वो ये था कि अगर मैं उसकी तरफ नहीं गया, नसर की तरफ, तो शायरी की तरफ, तो मैं नसर की तरफ आ गया। और मैं यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, मेरे बार-बार अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र से ये ना समझिए कि मैं बहुत मज़हबी हूँ। मैं ज़्यादा मज़हबी आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ये हमारे रोज़मर्रा बोलचाल के, और ये एक ज़ाहिर है अल्लाह की मेहरबानी तो होती है तो सारे काम होते हैं। तो वो ये था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नस्र में पाकिस्तान में मुझे यानी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। पंजाबी में भी इस साल कहानी दरबार हुआ इस्लामाबाद में, एकेडमी ऑफ लेटर्स में, तो उन्होंने मैंने सदारत की उसकी। मैंने कहा कि नहीं आप किसी और को रख लेंगे, वो उन्होंने कहा नहीं कि हम तो ये फैसला कर चुके हैं और ये आप भी सदारत करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। और दूसरा जो किताब आई मीडिया मंडी 2015 में, उसने तो आप ये समझ लें कि पंजाबी राइटर की शनाख्त को पीछे पस मंज़र में फेंक के उसने एक नई शनाख्त को मुझे रोशनास कराया, जो कि उर्दू में थी। वो दूसरी किताब मेरी मीडिया पे, मीडिया पाकिस्तानी मीडिया। तो ये है जिस तरह लिखने का जो सफ़र। जी अकमल साहब, एक तो काइंडली आप ये बताइए कि क्योंकि आपने कहानियों से सिलसिला शुरू किया, तो जो नाज़रीन है मुकालमा टीवी के, उन्हें शायद वो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि जो कहानी है और जो अफ़साना है, क्योंकि अफ़साने में भी कहानी होती है, तो ये किस तरह आप फ़र्क करते हैं? इसमें मेरी जो कहानियों की किताब थी या कहानी, उसका दिवाचा लिखा मुंशी याद साहब ने। उन्होंने बहुत खूबसूरत उसमें लिखा। उन्होंने कहा कि कहानी जो है वो एक सीधी-सी, उसमें एक आप कहानी को लेके आगे चलते हैं। जिस तरह हमारे पंजाब में था ना बात, हम अपनी नानियों-दादियों से सुनते थे कि बात वो सुनाती थी हमें। जी। तो उसमें सीधी-सीधी एक आप बात करते हैं, कहानी बयान करते हैं। अफ़साना ये होता है, वो कहते हैं कि जैसे ना एक कलफ लगी पगड़ी होती है ना, जी, जी। तो थोड़ा-सा आप बात को बना-संवार के, थोड़ा-सा उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स, और थोड़ा आप उसमें बेसिकली कहानी, तो हम पंजाबी में चूँकि अफ़साने को कहानी कहते हैं। तो जो-जो बंदा लिखता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। देखिए बनी-बनाई आपको कहानी कभी भी नहीं मिलती। आप सोसाइटी में कोई एबनॉर्मैलिटी देखते हैं,
कोई ऊंच नीच देखते हैं, तो उसको फिर आप अपने तरीके से इस तरह बनाते हैं, उसमें अपनी बात पैदा करते हैं। आप ये समझ लें कि आपको एक चिंगारी मिलती है, तो आप उसको अलाओ अपने फन से बना। जी। अकमल साहब, ये जो आपने जिक्र किया अपनी किताब का, मीडिया मंडी का, तो जी। मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ कि ये किताब किस मौज़ू पर है, और ये जो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने भी उसको पढ़ा है, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपकी अपनी ज़ुबानी ज़रा नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये किताब जो है किस तरह वो दूसरी किताबों से फ़र्क है, या इसकी क्या अहमियत है, जो वैल्यू जो है, जो आपने जो उसमें लिखा है, जो काम है आपका, उस हवाले से थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए। असल में ये है कि मैं 2007-8 में मैंने एनसीए से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने टीवी प्रोडक्शन का कोर्स किया 6 महीने का। उसके बाद 1 महीने का शॉर्ट फिल्म का किया, वो जर्मन हमारे एक प्रोफेसर हैं, फिर वो आए हुए थे, एक टिल पासू ने वो हमें वर्कशॉप करवाई, तो शॉर्ट फिल्म की। उसके बाद वो मेरे जो जर्मन टीचर थे म्यूनिख यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर लैंगफेल्ड, उन्होंने मेरी लिखने की सलाहियतों को देखते हुए मुझे ऑफ़र किया कि आप लिखने की तरफ आए, स्क्रीन प्ले। तो मैंने उसमें मेरा प्रोफ़ेशनल डिप्लोमे में एडमिशन हो गया 1 साल के लिए, और इंटरव्यू बोर्ड में अमजद इस्लाम अमजद, सरमा सहबाई, हसीना मोइन और प्रोफेसर लैंगफेल्ड। तो हम पूरे पाकिस्तान में से 10 लोग सिलेक्ट हुए। तो उसके बाद मुझे तो यही था कि भाई मैं एनसीए से पढ़ के आया हूँ, तो मैं तो यानी टार्ज़न हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मैं होऊँगा, और हम मतलब हम सारे जो वहाँ से लोग थे। लेकिन हमें सच्ची बात ये है कि किसी ने मीडिया में पूछा तक नहीं है कि भई आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और क्या है। बट एनीवे, मैं पीटीवी में डेपुटेशन पे चला गया। तो पीटीवी में जाके मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई कि पीटीवी तो फ़ौत हो चुका है बतौर इदारे के। वहाँ काम करने का कोई मार्जिन नहीं है। ये 2007-8 की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीवी लाहौर। तो उस ज़माने में आप समझ लें कि प्राइवेट मीडिया जो था वो इमर्जिंग था। वो आहिस्ता-आहिस्ता चैनल ज़्यादा आ रहे थे। 2005 में गालिबन जब 6 में पहला टीवी आया पाकिस्तान में, उससे पहले दुबई वगैरह से आते थे। तो मैंने जब वहाँ ये महसूस किया कि यहाँ काम करने का मार्जिन नहीं है, तो 1 साल के बाद मैं रेडियो वापस आ गया। वहाँ आके कुछ मैंने टीवी में प्रोग्राम शेड्यूल किए हुए थे अपनी तरफ से, तो उनमें कुछ मीडिया पे भी था, तो मैंने इस पे संजीदगी के साथ सोचना शुरू कर दिया कि हम दूसरे लोगों पे सवाल उठाते हैं, तो व्हाई शुडंट वी आवरसेल्व्स, हम अपने पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते? तो ये बेसिकली उसका नुक्ते आगाज़ था। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा कि ये जितने हम बातें करते हैं ना आम तौर पे हमारे ड्राइंग रूम गपशप है, कि जी ज़िया शायद ऐसे करता है, हसन निसार तो यूँ कहता है, और मुजीबुर रहमान शामी ने ये कर दिया, या अब्बास अतर ने फलां कर दिया, नज़ीर राजी ने तो यूँ किया। मैंने एक तो रिसर्च करनी शुरू कर दी। जैसे नवाए वक़्त मामूली तौर पे ये था कि जी नवाए वक़्त ऐसे लगता था, आप नवाए वक़्त पढ़ें, तो लगता तो यूँ था कि जैसे 2 ढाई महीने पहले पाकिस्तान बना, और ये नवाए वक़्त वालों ने बनाया। तो उसमें मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। अच्छा, जब आप देखें कि आपके पास कुछ भी नहीं होता, जी, तो आप जब एक इरादा बाँधते हैं, तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, किताबें, रेफ़रेंसेस, ये वो। तो मैंने अपनी रिसर्च के साथ साबित किया कि 23 मार्च 1940 को जब नवाए वक़्त का पहला शुमारा शाया हुआ, तो उसमें एक लाइन भी करारदाद लाहौर के हवाले से नहीं थी। ओके, और फिर हमीद निज़ामी उसके पहले एडिटर ही नहीं थे, वो शबर हसन थे। डॉक्टर मुबश्शिर हसन के बड़े भाई डॉक्टर शबर हसन। जी, अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मैंने आरिफ निज़ामी का इंटरव्यू किया। वो सारे सवाल जो हम ड्राइंग रूम गपशप में करते हैं, वो मैंने उनके सामने रख दिए। इसी तरह मैंने मजीद निज़ामी का इंटरव्यू किया। यूँ इंटरव्यूज़ का सिलसिला एक चालू। तो मैंने आरिफ निज़ामी, हसन निसार, मुबश्शिर लुत्फ़ान, हामिद मीर, अंसार अब्बासी, उस किताब में कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं, कुछ नहीं। क्योंकि ये मैंने पोर्शन मखसूस कर दिया प्रिंट मीडिया के लिए। क्योंकि काम का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया था कि वो शायद 1200 सफ़ों की किताब बन जाती, तो इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ता और कौन लिखता और कौन छापता? तो मैंने उसमें जो प्रिंट मीडिया का हिस्सा था, वो मैंने पहले शाया कर दिया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज़ वो हैं जिनमें रवायती सवालात नहीं है,
कि आप पैदा कहाँ हुए और आप फौत कहाँ होंगे, या आपने पढ़ा कहाँ। सीधा वो जैसे मेरा पहला सवाल हसन निसार को ये था कि आपको एक्टर बनने का शौक था और वो पूरा नहीं हो सका, और अब वो आप पूरा कर रहे हैं। इसी तरह मेरा पहला सवाल नज़ीर जागी के साहब से ये था कि आपको, आप सुना है कि जब भी हुकूमत बदलती तो आप पार्टी बदल लेते। तो इसी तरह जो सवालात थे मेरे, जिस तरह मजीद निज़ामी से, कि जो आप करारदाद, जो आप तहरीक पाकिस्तान में नुमाए वक्त का रोल बयान करते हैं, क्या ये एग्जैजरेटेड नहीं है? तो मतलब इस तरह के सवालात मैंने। जी, जी। अच्छा अकमल साहब ये बताइए, क्योंकि ये जो आपने जिक्र किया, ये बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, और उनमें बहुत सारे जो हैं वो एंकर पर्सन्स भी हैं जो आपने इंटरव्यू किए। तो ये आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपने किस तरह देखा कि इस तरह इंटरव्यू करने से आपको क्या कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली? आपको कुछ कंट्रास्ट मिला? आपको लगा कि कोई फ़र्क बात कर रहा है या एक जैसी बातें हैं, या एज़ अ आपका एक्सपीरियंस जो है ये इंटरव्यू करने का कैसा रहा? देखिए, आपके सवाल के कई हिस्से हैं। आपके सवाल के कई हिस्से हैं। जी, वो ये है कि एक ये होता है कि पहली बात तो ये है कि मैंने किसी सहाफ़ी जो बड़े नाम हैं, इनका इंटरव्यू किसी की सिफ़ारिश करवा के, फ़ोन करवा के नहीं किया। मैंने डायरेक्ट इनका नंबर डायल किया, मैंने डायरेक्ट इन्हें बताया कि मैं किताब लिख रहा हूँ, तो यानी मुझे इस तरह आप इंटरव्यू दें। तो अमूमी तौर पे लोगों को मैंने ट्रेस कर, चूँकि मैं ऑलरेडी मीडिया में काम कर रहा था, मुझे अंदाज़ा था कि किस तरह लोगों को आप एंगेज करते हैं और आप उन तक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो दूसरा है, उसमें मैं उन्हें ये कन्वे कर देता था कि ज़ाहिर है अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे तो मुझे, मैं वन वे तो नहीं लिखना चाहता आपके बारे में, बगैर आपका मौक़िफ़ जाने हुए। तो इस तरह करके वो मैंने सारे बड़े-बड़े लोगों को इंटरव्यू कर लिया। लेकिन मैं सच्ची बात आपको मानी साहब बताऊँ कि अगर अभी आज मैं मुड़ के देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये मैंने सारा काम कैसे कर लिया अकेले में। तो बस सच्ची बात ये है कि मेरा तजुर्बा तो ठीक रहा कि मुझे किसी ने कोई मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे बुरा लगे, या मुझे लगे कि इन्होंने मेरी कोई इज़्ज़त में फ़र्क डालने की कोशिश की है। वो यानी मेरे लिए बहुत ये मज़ेदार था। जी, जी। अकमल साहब बहुत ज़बरदस्त जो आपने ये कहा कि ये आप अभी हैरान होते हैं कि ये आपने कैसे इतना काम कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंसान के अंदर एक जज़्बा होता है काम करने का, मेहनत का, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी आपने मेहनत की और आपने दिलचस्पी से काम लिया, और मैं समझता हूँ कि इतने लोगों को शामिल करना, उनसे राब्ता करना और वक़्त लेना और गुफ्तगू करना, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आपने इससे सीखा भी होगा अपनी ज़िंदगी के लिए। और ये जो किताब है आपकी, क्योंकि काफ़ी बड़ी किताब है, और मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी तारीख़ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो हैं मुख्तलिफ़ लोगों की जो स्ट्रगल है अखबारात के हवाले से किस तरह आगाज़ हुए, वो है। तो ये बहुत अभी मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो आपका शोबा है उसके हवाले से मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है आपने बताया कि 2000 में आपने रेडियो को बाकायदा तौर पर जॉइन किया। जी, तो मुझे याद है, क्योंकि मैं काहिन बनने के बाद 2001 में अपनी सारी स्टडी वगैरह मुकम्मल करने के बाद फ़िलिपाइन पहले गया, तो वहाँ से आने के बाद तो मुझे वो कैप्शन हाउस में वहाँ पे मुकर्रर किया गया, और वो वक़्त था जब हमने एक-दूसरे को दोबारा ढूँढा। तो आप अंदाज़ा कर लें 1988 से हम अलहदा-अलहदा सिमतों में गए, और जाकर फिर ये तकरीबन 12 साल का और 12-13 साल का अरसा जो गुज़रा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे उस वक़्त दोबारा मिल के, और मुझे याद है कि ना सिर्फ़ आप खुद आते थे, और भी बड़े अच्छे दानिशवर दोस्त थे, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो हमारी होती थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और जान के उस वक़्त आप ने रेडियो को आपने जॉइन किया, और मुझे बड़ी उस वक़्त की कुछ यादें हैं, मैं नाज़रीन ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ। अकमल जो हैं ये बहुत अच्छे मिलनसार दोस्त हैं। मुझे याद है कि जब उनको पता था कि मैं शायरी करता हूँ, तो इन्होंने मुझे दावत दी कि आप आके रेडियो पे अपना कलाम जो है वो सुनाएँ।
तो वो मैंने आके कुछ अपनी नज़में वगैरह सुनाने शुरू की और मुझे नहीं यकीन था, बाद में मुझे उसके चेक भी आके मिलते थे। आई वाज़ पेड फॉर दैट, जो मैं वो कलाम तो तकरीबन मैं 3-4 बार जो गया हूँ वहाँ पे, तो मैं बड़ा खुश भी हुआ कि ये मैं तो उसको एक कौमी फ़रीज़ा समझ के कह रहा था कि रेडियो पे जाके तो एक आपने फ़ी सबिलिल्लाह अपना कलाम सुनाना है। तो एक तो ये बड़ा अच्छा था जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ और ये आपकी मोहब्बत की वज़ह से हुआ। और फिर मुझे याद है कि उन दिनों मेरी किताब जो है सावन में फूल खिले, उस पे काम हो रहा था। फिर मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो आपने किताब जो है उस पे इज़हार ख़्याल भी किया, उसके अंदर आपका जो पेश लफ्ज़ है, तो वो मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि आप बहैसियत मेरे दोस्त उसमें किताब में हैं। और फिर उसकी तकरीबें रूनुमाई हुई और उसमें भी आप पेश रहे और उसमें ग़ज़लें जो हैं वो अ अ अ, क्या नाम है अभी खुदा उनको हमेशा का राम था करीम इजाज कैसर। एजाज़ इजाज कैसर कैसर। साहब, जी, जी, एजाज़ कैसर साहब जो हैं वो गुमन साहब के तवज्जुह से वो उस प्रोग्राम में आए और उन्होंने उसमें ग़ज़लें गाई और वो बड़ी अच्छी एक और ना सिर्फ़ ये बल्कि और भी कुछ दोस्त थे जो रेडियो से आए। तो ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी ओपननेस है अ अ, दोस्तों के साथ और मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो आपका इंटरफ़ेथ राब्ता है और ये जो आप के अंदर कोई बैरियर नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो मुकालमा होता है, हम इंसान सब बराबर हैं और आपको पता है आप हम इकट्ठे भी रहे हैं और आप मेरे नज़रिया से भी आगाह हैं कि हम सबकी एहतराम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मज़ाहब हैं वो तालीम ही ये देते हैं कि हम एक-दूसरों का ख़्याल रखें और एक-दूसरे की मोहब्बत में बढ़ें। तो वो बड़ा तजुर्बा मेरा और मुझे याद है कि ये उन्हीं दिनों की बात है कि मैं आपको मिलने के लिए संभ्याल गया तो आप घर पे नहीं थे। तो आपके अब्बू जो हैं, वालिद साहब जो हैं वो उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि अकमल घर पे नहीं है। तो मैं कुछ देर बैठा तो मैंने कहा कि अंकल जी अच्छा फिर मैं चलता हूँ फिर अकमल साहब तो आज मुलाकात नहीं हुई। तो कहते हैं कि आप इस तरह खाली नहीं जा सकते, आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे खाना खिला के भेजा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मोहब्बत है उनकी कि और वही मोहब्बत जो है, जो आपके वालिद साहब ने मैं देखता हूँ कि आपने आप जिस तरह मिलनसार हैं। तो अकमल साहब ये किस तरह आप देखते हैं ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो अ, जो लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा को कायम करते हैं, कुछ हैं जो मुकालमे की फ़िज़ा को कायम करते हैं। आप किस तरह ये ताल्लुक को देखते देखिए मेनन साहब, एक तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसा कि बताया कि मेरे ननिहाल पखरवाला में थे और मेरे वहाँ ताल्लुक था। मुझे याद है कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, वो बिल्कुल हमारे घरों के करीब उनके घर होते थे। तो या उसको आप कह लें कि उनको ठिठ्ठी कहते थे, यानी जब उनकी विसिनिटी जो होती थी। अच्छा, वहाँ एक कॉन्सेप्ट ये था सिपी होने का हैं? जी, देहातों में। जी, जी। तो सिपी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के यानी कोई उसके अंडर हैं या उसके कोई आप छोटे हैं उसके, नो। सीपी इज अ इक्वल पार्टनर, यानी आप बराबरी की बुनियाद पे आप यानी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का खानदान हमारा सेपी है और हम भी उसके सेपी हैं। उसमें ये नहीं था कि भई वो को कमतर हैं और हम को बड़तर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ़ ये थी कि काम की तक़सीम थी कि आपने ये करना है, वो करना है। अच्छा, फिर ये कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है और मैंने ये देखा हुआ है। मुझे याद है कि वहाँ मैं ये कभी नहीं हुआ कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, मैं उनको भी मामू कहता था या मामी कहता था या खाला जी, जो भी इन जो रिश्ते होते हैं। और वो भी मुझे ऐसे ही मिलते थे जैसे हमारा अपना बच्चा है। मुझे आज तक याद है कि वो मामा पहलवान होता था। वो नाम उनका पता नहीं क्या था, सारे उनको पहलवान कहते थे। तो वो उनकी बेगम का नाम था चूनी, वो हमारे वहाँ सेपी थे। तो जी, उनके घर आना-जाना, वो बिल्कुल मैं उन्हें कहता मामा जी या मामी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बचपन से जो एक तरबियत थी। अच्छा, फिर मेरे ददयाल में ये था कि जो हमारे मेरे जो दादे थे, यानी मेरे दादा और उनके भाई, वो कुछ अर्ली उनकी वफ़ात हो गई। तो जी। मेरे जो वालिद और चचा थे ये छोटे थे, तो हमारे जो सेपी थी वहाँ उनका नाम था भाई भाग, हुँ, हुँ। उनका नाम था भाग, भाग जिसे उर्दू में आप कह लें।
तो उन्होंने बिल्कुल हमारे मेरे जो वालिद साहब और मेरे जो चचा थे उनको ऐसे, यानी जैसे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला होता है ना सर पे, कि उनका बड़ा बन के डेरे को भी संभाला, और सारे जो बाहर की डेरे के या ज़मीन के मामलात थे, उसमें उन्होंने एक बड़े के तौर पे लीड किया। अच्छा, ये बचपन में मैं कई शादियों पे, उनकी शादियों पे गया, और वो हमारी शादियों में बिल्कुल ऐसे आते थे जैसे एक बरादरी और आपकी अ, वो होता है जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हो। तो मतलब हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इस तरह का ताल्लुक था। एक तो ये हो गया देहात का पसमंज़र। फिर ये कि बचपन में कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये क्रिश्चियन है और मैं मुसलमान हूँ, और ये या मैं फ़लाँ हूँ और ये फ़लाँ है। हम इकट्ठे खेलते थे ये वो। हाँ, थोड़ा-सा ये ज़रूर था कि जो हम निसाब पढ़ते हैं या एक हमें जो फंडामेंटलिस्ट बनाया जाता है, उस वजह से वो हम ये समझते थे कि भई ये गलत है और ये सही है। यानी एक मज़हबी तौर पे जो टैबूज़ होते हैं। अच्छा, फिर ये कि मैं बचपन में देहात में बहुत सी जो हमारी मसीही बरादरी की जो इबादत होती थी, वो ज़रा ढोल चिमटे के साथ, और फिर वो जिन निकालने का अमल भी, वो भी मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ। और फिर वो जिस तरह प्रीच करते थे, तो वो पादरी आके, तो वो मैं उनमें भी शामिल हुआ हूँ। जी, फिर मेरी आप ये खुशकिस्मती समझ लें कि मैं सेंट मैरी स्कूल जाम की चीमा में गया, तो मैं चर्च के पूरे माहौल से आशना हुआ। फिर ये कि हमारा स्कूल जो था वो इंटरफेथ हार्मनी की दुनिया में बेहतरीन मिसाल थी, और अब भी शायद होगा। जी, मैं अब भी जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये मेरा स्कूल है, फलाँ है। आई आई रियली फील प्राउड कि आई आई हैव बीन देयर। तो उसमें जो स्कूल की खूबसूरती, यानी अभी हम मिलके बात करेंगे इस पे, कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन लड़कों का जो बोर्डिंग स्कूल था वो जामके में ऑल ओवर दी पाकिस्तान वहाँ लड़के आते थे। अच्छा, जो प्रीस्ट थे, ब्रदर या सिस्टर या फादर, वो पूरी दुनिया पाकिस्तानी भी थे, इंटरनेशनल जी, कम्युनिटी से भी थे। फ्रांस हमारे होते हुए वो फादर फ्रांसिस थे लंबे से। जी, जी, फ्रांस और लबियो। वो, जी जी, वो जो पंजाबी बोलते थे तो वो लगता था कि जैसे कोई इनके मुंह में सिक्का है। हुँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ रब की इबादत करो, इस तरह करके। तो वो इसी तरह ये था कि वो चर्च में जाना, आरएफ जोसेफ तो जो हमारा क्लास फेलो था, तो वो तबला, तबला, बहुत यानी अच्छा। क्लास में बैठ के अपने घुटनों पे तबला बजाया करता था। जी, तो उसको चर्च में भी जाके देखा। तो कहने का मतलब ये था, फिर जो उस्ताद थे हमारे जो पीटी के अनायत साहब, जी, वो जिस तरह कोबरा डांस करवाते थे या मिली नगमे गवाते थे या हम्द वगैरह या अरफाना कलाम, तो कहने का मतलब ये है कि एक वहाँ से एक माहौल मिला इंटरफेथ का और एक कम्युनिटी का, जो बचपन से देहात में जो एहसास था, उसने उसको और मज़ीद जो थी रिफाइनमेंट मिली। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मरेकल सियालकोट में जो हमारे टीचर थे, सैमुल लालदीन, मैं अपने मेंटोर समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो सेंट मेरी स्कूल में भी क्या वो नेमत साहब थे जो बायोलॉजी पढ़ाते थे, जी, जी, सिराज भट्टी साहब थे। जी, जी, बहुत और अच्छा। तो और मुझे जो क्रिश्चियन एक जो हमारे सेक्शन के थे, बाकी का मुझे मास्टर एक थे नसीम अख्तर भी, हाँ जी, और मास्टर नियामत। जी, नियामत और खैरात साहब तो चूंकि हमारे डायरेक्ट थे, बाकी एक नजीर साहब थे, लेकिन उनसे चूंकि हमारा वास्ता उस तरह नहीं था। जी, तो ये जो हमारे क्रिश्चियन दो टीचर थे, इनका मुझे याद है। एक फिर ये कि हमारे अभी वो उस फैमिली से एक डॉक्टर है लड़का, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मिशन हॉस्पिटल सियालकोट में गया, मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। तो उस फैमिली का एक लड़का ऑर्थोपेडिक सर्जन बना हुआ है। तो वो, उसको भा बहू हम कहते थे, बहू। तो उससे मैं जाके मैथ की ट्यूशन पढ़ा करता था। अच्छा, अच्छा। तो वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, उनके एक भाई जो थे वो आर्मी में सूबेदार थे या कुछ इस तरह का। जी, अच्छा, वो ये मुझे आज तक याद है कि मैं उनके घर में ट्यूशन पढ़ रहा था, तो हुँ, वो पाकिस्तान एक ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गया हुआ था, तो वो कान उस तरफ खड़े थे, वो कभी टीवी पे देख रहे थे, कभी रेडियो पे। तो आसम मुश्तबा ने उसमें एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेली और वो पाकिस्तान मैच। जी, अच्छा, फिर ये रेडियो में आके ये हुआ कि मुझे ये राज हासिल हुआ कि मैंने वहाँ इंटरफेथ हार्मनी पे वो कोई मुसलमान और क्रिश्चियन एनजीओ ने मिलके, तो उसपे इंटरफेथ हार्मनी पे प्रोग्राम करवाए। तो मैंने कोई 20 के करीब उर्दू और अंग्रेजी में उर्दू और पंजाबी में फीचर दी। जी, और मैं उनको कहीं संभाल नहीं सका, उसमें जमील फखरी भी काम करते थे,
और आर्टिस्ट जो उस वक्त के मारूफ आर्टिस्ट थे, खुर्शीद अली उनको, और अनिया सलीम हमारी जो आजकल इस्लामाबाद में स्टेशन डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूस किया करते थे। खुर्शीद अली साउंड इफेक्ट्स मैन थे, बेसिकली वो प्रोड्यूस करते थे। तो कहने का मतलब ये कि वो उस पे बाकायदा उन्होंने पूछा जमील फकीर साहब ने कि ये कौन लिखता है, क्योंकि मैं नाम नहीं लिखता था, इम्प्लाई था रेडियो का। तो उन्होंने कहा ये गुम्मन साहब लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे मिले और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि बहुत अच्छा आप लिखते हैं। तो फिर मैंने तो इस पे कहानियाँ भी लिखी मैंने पार्टीशन पे, क्योंकि यहाँ जो सिख कम्युनिटी थी वो चली गई, वहाँ से इंडिया से जो पहले तो सारा एक मुल्क था, वहाँ से कुछ लोग यहाँ आ गए मुसलमान जो थे। और फिर ये कि सोसाइटी असल में जो इंटरफेथ का आपने सोचा, जो लोग लड़ते हैं वो क्यों है, असल में ये है कि जो सोसाइटी सदियों से जो एक यहाँ का रहन सहन और यहाँ की जो कल्चर था, वो बेसिकली ट्रांजिशन से, तब्दीली से गुजरा। तो लोगों को प्रॉपरली वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल हमारे मुल्क में कोई ऐसा नहीं है कि लोग किसी की मजहब की वजह से, रंग की वजह से या जात की वजह से नफरत करें। और आप ये देखें कि इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने स्कूल कॉलेजेस बनाए, वो बड़ी एक रोशन मिसाल है। मैं तो अभी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सियालकोट में आपका सबसे अच्छा हॉस्पिटल इस वक्त भी मिशन हॉस्पिटल सियालकोट। तो इसी तरह कॉन्वेंट स्कूल जो हैं या जो इदारे हैं वो हमारे किसी दोस्तों ने बनाए हुए। अच्छा, फिर ये कि मुझे यहाँ इस्लामाबाद में आके इत्तेफाक हुआ कि जो कामरान माइकल थे, सेनेटर कामरान माइकल, वजीर थे उस जमाने में इंसानी थे, तो उनके भी कई प्रोग्रामों के स्क्रिप्ट मैंने लिखे, जो यहाँ अवार्ड वगैरह इंसानी थे या कुछ तरह के। अकमल साहब, ये मेरा सवाल जो था, जो मैं करना चाह रहा था, वो ये है कि आप ये बताएं कि खासतौर पे जो रेडियो का जो मीडियम है, ये क्यों आपने चुना? इस तरफ आप हादसाती तौर पे आए या बाकायदा प्लानिंग के तहत आप रेडियो की तरफ आए? मैंने इस तरह सुना कि मुझे बुनियादी तौर पे जो शौक था वो टेलीविजन का। तो मैंने कोशिश तो टेलीविजन के लिए की, लेकिन वो ये बात का खुदा की तरफ से आपका तो रिस्क लिखा हुआ होता है। और मैं अब ये समझता हूँ कि मेरे पे ये बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैं रेडियो में आया, और मैंने रेडियो के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, उनके साथ सीखने का मौका मिला, बड़े शोरा और अदोबार से मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, बड़े बड़े म्यूजिशियन से मिला। और यानी मैं अपने आप को आई फील लकी कि मैं रेडियो में आया और मैंने रेडियो में काम किया और बहुत काम अच्छा, ये बताइए, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप उस वक्त रेडियो पे भी थे और उस वक्त आप टेलीविजन की तरफ भी आप माइल थे, और मुझे याद है कि आप एक दो बार मुझे भी ले गए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, वो जहाँ पे आप जाते थे ट्रेनिंग। किया। वो क्या था जहाँ पे आप जाते थे? वो कोर्स था, कोई एक जगह थी जहाँ पे? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जी एनसी जी लाहौर में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे। और फिर मुझे याद है कि एक बार मैं आपको मिलने के लिए गया तो आपने मुझे कहा कि आज वो तारक अजीज साहब का शो जो है वो होना है। तो मुझे याद है कि फिर हम इकट्ठे जो है वो अलहमरा में गए, तो वहां पे उनका वो शो हुआ। तो ये बहुत खूबसूरत यादें हैं, और मैं समझता हूँ कि जो दोस्त हैं, जो प्यार करने वाले हैं, वो बहुत यादें कायम हो जाती हैं हमारी, जब हम इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे के बारे में हमें कोई बैरियर्स नहीं होते, वी लव ईच अदर। और फिर मुझे याद है कि ये 2018 की बात है कि 2018 की, हाँ जी। तो पाकिस्तान हम आए, और अकमल साहब जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में रहायश पजीर है, और उनको पता चला, जब मैंने बताया कि मैं आया हुआ हूँ, तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। और एक ही दिन में ये वहां से आए और लाहौर में आकर मेरा एक इंटरव्यू करके, और बड़ा यादगार इंटरव्यू जो उनके यूट्यूब पे है। और मैं समझता हूँ कि ये वो एक बड़ी मिसाल है। बल्कि वो आज मुझे बता रहे थे कि वो उसको बरकत समझते हैं, क्योंकि उससे उन्होंने शुरू किया और उसके बाद में उनका चैनल जो है वो बड़ा फ्लरिश हो रहा है। तो मैं बड़ी एक सादत समझता हूँ। तो अकमल साहब, ये बड़ी आपकी मोहब्बत है। ये मैं इसलिए इन चीजों का, बातों का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें जाहिर करती हैं कि अगर आप में मोहब्बत है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे दोस्त होना ये बहुत बड़ी नेमत है। आप किस तरह देखते हैं इस बात को? देखें मेहरुल साहब,
सच्ची बात ये है कि आपने जिस तरह ग्रो किया, आपने जिस तरह ज़िंदगी में सीखा और जिस तरह आप पोलाइट तो शुरू से थे, आपका मुझे वो मासूम सा चेहरा कभी नहीं भूलता, क्लास में भी और बाद में भी जब भी आपसे मिले आपने एक मोहब्बत और खलूस अपना हमेशा निछावर किया। तो मेरा असल में ये था कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मैं माइल बेशक टीवी की तरफ था, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त 1% भी ये फीलिंग नहीं है कि मैं टीवी पे कोई बड़ा एंकर क्यों नहीं बन सका या मैं टीवी पे नहीं। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब ने हम सब लोगों को इतना बड़ा मौका दिया कि अभी हम कोई हसरत नहीं है, अब हज़ारों मर्तबा हम अपने प्रोग्राम करें जिस तरह कभी भी हम ऑन एयर हैं। तो वो मैंने संजीदगी के साथ सोचा, कोई 1.5-2 साल पहले की बात है कि मैं एक कोर्स डिज़ाइन प्रोग्राम का हिस्सा था, जो हम करिकुलम बना रहे थे, कुछ जो मीडिया के एक्सपर्ट लोग थे। तो वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस है हमारे दोस्त का, उसका कॉलेज भी था, तो वहीं में हम ट्रेनिंग का हिस्सा थे, जो हम कोर्स डिज़ाइन करने का जो सेशन होता है। तो वहाँ एक कैमरामैन है, एक 92 टीवी के, तो सलमान मुबारक। उन्होंने मुझे कहा, ये देखें ये खाना पकाने वाला है कानपुर का, किसी गाँव का। तो इस पे बीबीसी ने प्रोग्राम किया कि इसको वो इतने पैसे आते हैं, वो गाड़ी भी ले चुका है और ये वो। उसने एक बड़ा देसी सा विहड़ा सा बनाया हुआ था, वो शायद पता नहीं उसका मैं नाम इसको भूल रहा हूँ, क्या नाम है। तो एनीवे मैंने दैट वाज़ द पॉइंट कि मैंने जब कहा कि ये मैं करूँगा, तो मैं प्लान ही कर रहा था कि आज करता हूँ, कल करता हूँ, फलाँ करता हूँ। अब ये कि मैं ज़ाती तौर पे ज़िंदगी में ये समझता हूँ कि आइडियल टाइम कोई भी नहीं होता। अब जब भी शुरू कर दें वो आइडियल टाइम है। तो आप मुझे मैं आपके साथ प्लान ये कर रहा था कि आप इस्लामाबाद आ जाएँ। आपने कहा कि मेरे लिए ज़रा दिन मेरे बड़े काम है, तो मेरे लिए शायद आना पॉसिबल ना हो या मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आना। तो आपकी भी ख्वाहिश थी कि चलें हम मिल भी लें, डायलॉग भी कर लें, मुकालमा कर लें। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कोई स्टूडेंट है मेरा बरखुरदार टाइप है, समर चीमा, तो उसका भी छोटा-मोटा प्रोडक्शन हाउस है, तो मैंने उससे कहा कि वो अब पढ़ाते हैं समर के यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उन्हें कहा कि यार इस तरह कैमरे, तो उन्होंने कहा हाँ सर मैंने एक फलाँ जगह प्रोडक्शन करनी है, तो अगर आप आ जाएँ तो हम वहाँ कर लें। मैंने कहा चलिए ठीक है, वो आपसे मैंने ये तय किया और मैं बस पे बैठा, यहाँ मेरे घर के करीब ही अड्डा है, फैज़ाबाद के करीब ही मैं गेट पे रहता हूँ। तो यहाँ से मैं बस में बैठा और मैं वहाँ पहुँच गया। तो बिल्कुल तरोताज़ा, फ्रेश, कुछ भी नहीं, यानी कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ मैंने वो बाकी द रेस्ट स्टोरी यू नो वेरी वेल। जी, जी। अकमल साहब, ये मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो हमारी यादें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि यादें जो हैं वो बनाई जाती हैं, और कोई भी आप देखें, कोई याद हो उसमें कहीं न कहीं एलिमेंट होता है सैक्रिफाइस का। आप देखें, आप वक़्त की करते हैं, कोई अपना काम पीछे करके कोई आप करेंगे, तो कोई मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत आपकी जो खूबसूरत याद है कि आप इस्लामाबाद से आए और आपने एक दिन में इंटरव्यू करके वो आप वापस चले गए, और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपको काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई और बड़ा हमने एन्जॉय किया उस गुफ्तगू को। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो रेडियो का आपका काम है, और आपने ज़िक्र किया कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आपने बहुत कुछ सीखा। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने ये जो मीडियम है रेडियो का, ये कितना पुरअसर है, कितना फ़ाल है आज के दौर में भी, जबकि हम देखते हैं कि जो विज़ुअल है इसकी बहुत अहमियत हो गई है। लोग देखना चाहते हैं चीज़ को, दूसरे दूसरे लोगों को देखना चाहते हैं। तो जो आज के दौर में रेडियो जो है, क्योंकि आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेडियो के, आपको माशाल्लाह तकरीबन 21-22 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो आप क्या इसकी अहमियत को किस तरह देखते हैं आज के दौर में? अच्छा मेहुल साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, रेलेवेंट सवाल है। पहले तो मैं ये कह दूँ कि जो एक दिन में मेरा लाहौर में जाना और आपका इंटरव्यू करना आपको बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, तो बेसिकली आप ये देखें कि उसमें कोई मैंने आपके साथ मेहरबानी नहीं की। पहली बात तो ये है कि जब हम वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि काम अपना ते शोभा दुनिया, यानी काम हम अपना करते हैं और तारीफ लोग करते हैं कि फलाने का बेटा पुत्र भी देखो कितना अच्छा कर, या फलाना बंदा कितना अच्छा काम करता है। तो मेरा ये था कि भई बात ये है कि आप रोज़ तो इंग्लैंड से नहीं आए, या एक ये
टीवी पे लैपटॉप पे बैठ के आप वर्चुअल भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप एक फेस टू फेस मिल भी लें, अपने एक दोस्त से बात भी कर लें, उसका अपना एक इम्पैक्ट है, इसका अपना इम्पैक्ट है, उसका अपना इम्पैक्ट। तो मैंने कहा कि ये आप अपने काम से मोहब्बत करें, जब आपने एक काम करना ही है तो कर ही लें। तो लिहाजा मैंने कहा कि मैं आज ही करता हूँ, ये इसको इसमें क्या है। तो वो ये इसी तरह बातें हैं कि रेडियो का जो मीडियम है, ये कितना इसका इम्पैक्ट है। देखिए बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान में निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम या उर्दू के बेतहाशा प्रोग्राम हमारे सामने के दिनों में बिल्कुल सख्त है। और आज भी आप इंग्लैंड में रहते हैं, और या आप देखें कि आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रेडियो पे खिताब करता है, या चाइना की इंटरनेशनल रेडियो सर्विस है, जर्मनी की है डॉइचे वेले। तो दुनिया भर में रेडियो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत ये ज़बरदस्त मीडियम ने अपना रोल प्ले किया है, ख़ासतौर पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था यूथ के ज़माने में, कि किसानों को अपने साथ रेडियो की खूबसूरती ये थी कि देखिए किसानों के प्रोग्राम होते थे, देहाती भाइयों के होते थे, कल्चर पे होते थे, और म्यूज़िक होता था, लिटरेरी प्रोग्राम होते थे, यूथ के लिए होते थे, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए होते थे, फौजी भाइयों का प्रोग्राम होता था। तो कहने का मतलब ये था कि ये एक बेसिकली यूनिवर्सिटी से भी बड़ा इदारा था, और जिसमें बड़े-बड़े अपने वक़्त के शायर हबीब फैज़ से लेके, हबीब जालब से लेके, नासिर काज़मी से लेके, जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, हुजूर अख्तर, खान अब्बास डार, अतीक शेख, जी और सरवत अतीक, और आरफा सिद्दीकी, गाने वालों में नूर जहाँ से लेके नाहीद अख्तर, और जो हमारी मॉडर्न गाने वाली है, जो जिस तरह ये हुमैरा अरशद या उसकी हम असर जो गुलकार आए हैं। तो कहने का जो आलम दीन है, इवन मसीही भाइयों का भी प्रोग्राम होता था क्रिसमस पे या ईस्टर पे, या जो हिंदू कम्युनिटी थी उनके जो होली के या दूसरे त्योहार थे उन पे भी प्रोग्राम होते थे। जी तो जो मजहबी प्रोग्राम है सारे मज़ाहब के दीनी प्रोग्राम मुसलमानों के, वो भी डेली होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी एक हमारे पास एवेन्यू था, विंडो थी, कैथारसिस का एक प्लेटफ़ॉर्म था, जो थोड़ा वक़्त के साथ थोड़ा पीछे चला गया। उसकी जगह आप देखें ना कि टेलीविज़न भी थोड़ा पीछे चला गया है, उसकी जगह पे यूट्यूब या सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो थोड़े आगे आ गए हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि उसमें कोई परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें बड़ी खूबसूरती भी है कि देखें ये एक नेचुरल प्रोसेस आ गया ना, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अगर कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें लेके आएगा, तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर वक़्ती तौर पे किसी को फ़ेम मिलती है और उसका कंटेंट मज़बूत नहीं होता, उसकी प्रेज़ेंटेशन बेहतर नहीं होती, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पीछे चला जी। अच्छा अकमल साहब अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और मैं ख़ास तौर पे अभी जो सवाल है मेरा ये पूछना चाहता हूँ आप जो ये यूट्यूबर भी हैं मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मैंने आपको उसकी फीडबैक भी दी थी इससे पहले भी कि ये आप अभी बड़ा प्रोफेशनल है मैंने देखा कि वो कैमरे वगैरह और जो कंटेंट है आपका जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और ना सिर्फ कुछ शहरों की आपने अभी रिसेंटली जो भोपाल वाला पे आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो बड़ा मज़ा आया कि किस तरह आप लोगों के पास पहुँचते हैं और फिर राइट हैंड इन्फॉर्मेशन है लोग और फिर जो तारीखी जगह हैं वहाँ पे वो आपने दिखाई और उसके अलावा अपने मोटरवे पे भी एक था जो मैंने देखा और उसके अलावा और भी पंजाब के बहुत सारे रंग आप उसमें लेके आते हैं फ़र्क और अभी रिसेंटली जो दसका के जो इलेक्शन थे उनको भी आपने कवर किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत काम है जो आप कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा तजुर्बा है ये जो एज़ अ यूट्यूबर? यूट्यूबर तो एक नई टर्म है, उसमें मैं अपने आप को उस तरह एडजस्ट कर नहीं कर पाता। वो यानी जो टीनेजर हैं बच्चे उसमें कोई उनमें अपने वो गौहर दिखा के तो वो लोगों को ग्रैब करते हैं ऑडियंस। लेकिन एनीवे ये एक अच्छी बात है, यानी अगर कोई किसी मीडियम का हम नया नाम रखते हैं, उस काम करने के तरीके का नया नाम रखते हैं तो इसको, लेकिन मैं अपने आप को उस तरह आइडेंटिफ़ाई नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरी और आपकी उम्र वो है कि हम वो टीनेजर्स की तरह आप हरकतें करें। हरकतें को बुरी हरकतें नहीं, कहने का मतलब उनका राइट है हर बंदे का। मैं ज़ाती तौर पे सोशल मीडिया को यूँ समझता हूँ जी, कि देखिए मैनुअल साहब, मैं और आप देहाती बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं।
जी। तो हमारी कहाँ तस्वीर छपनी थी फूल और कलियाँ में या बच्चों के जंग में, या हुँ, हमने कहाँ टेलीविज़न के या रेडियो के प्रोग्रामों में आना था। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये आज हर बंदे का अपना अखबार है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो या कोई और एप्लीकेशन हो, कोई भी जो ऐप है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीइंग आपने जो बात की कि मेरा चूँकि प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है टेलीविज़न का और ज़्यादा लंबा था रेडियो का, अखबार का, तो मैंने ये सोचा कि मेरी जो सच्ची मेरे मैं आपको दिल की बात बताऊँ कि मुझे रऊफ़ अफ़ज़ल मेरे दोस्त हैं, उस तरह दोस्त नहीं है कि रोज़ मिलने-मिलाने वाली या रोज़ राब्ता मतलब लेकिन एक अच्छा हमारा एहतराम का रिश्ता है। जी, जी। उन्होंने भी फ़ेसबुक पे लिखा कि आप लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और जो है वो व्यूज़ हमारा चैनल ज़रूर देखें। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि यूँ ही वीडियो को शुरू होती है तो उसमें कुछ झूठ-सच होता है तो अच्छा मुबालगा बहुत है ना, लोग असल में इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत जी, है यूट्यूब पे। कि आप 4000 घंटा आपको देखे कोई, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हों, तो फिर आप मोनेटाइज़ेशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको आप कोई काम करें, वो भी लंबा काम करें तो उसपे आपको थोड़ा कोई अर्निंग हो। माली फ़ायदा हो। तो वो जब हम वीडियोज़ बनाते हैं, जब अपनी तरफ से बड़ा तीर मारते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कोई मेरी बदकिस्मती है, मेरी बैड लक है। हुँ, तो बेसिकली इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये थोड़े आपके नर्व्स का भी इम्तिहान है और आपने थोड़ा-सा इसमें ये देखना होता है कि पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप पर इत्मीनान होना चाहिए कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं उसमें इतनी जान है कि वो लोगों को खींचे। तो मेरा यही था कि मैंने कहा भई मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, तो मैं भी अगर वही काम करूँ, अभी अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, तो ऐसी झूठी-सच्ची को कहानी सुनाई कि मैंने वो चाय का एक कप बनाया, कप में यूँ ही मैंने चाय बनाई तो वो उसमें मैंने देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ की बात हम बाद में करते, पहले आप हमारा ये जो घंटी का निशान है इसको दबा दें और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बात कर रहा था मगरमच्छ की, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह के भी वीडियोज़ हैं। जी, तो बेसिकली हमें इस पे माइंड नहीं करना चाहिए कि जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ कलर्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनका हक है। अच्छा वो ऑटोमैटिकली वक़्त के साथ-साथ सॉर्ट आउट हो जाएँगे। जो बेहतर लोग होंगे वो ऊपर आ जाएँगे, यानी जिनका काम बेहतर होगा। तो जिनका काम बेहतर नहीं होगा वो नीचे चले जाएँगे। जी, जी। मेरा जो आपने सवाल किया कि मुझे चूँकि तजुर्बा ही इसी बात का है कि मैंने बेहतर प्रेज़ेंटेशन किस तरह करनी है। तो मैंने ये कहा कि जब मेरे पास इक्विपमेंट है, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, वो तो दिखा ही नहीं रहा है संजीदा गुफ्तगू, या उनके पास टाइम ही नहीं है, या उनकी प्रायोरिटी अपनी है कि उन्होंने पैसा किस तरह कमाना है। तो जो यूट्यूबर्स हैं, उनके पास बेचारों के पास वो तो मोबाइल के साथ बनाते हैं। तो उनमें अगर कोई उनकी चीज़ क्लिक कर गई तो कर गई। तो मैंने कहा अगर मुझे कैमराज़ अवेलेबल है, अगर मुझे ड्रोन मिल सकता है और मुझे अगर ये पता है कि बेहतर काम किस तरह किया जा सकता है, तो आई शुड डू इट एंड आई गो फॉरवर्ड। मुझे आगे जाना चाहिए, आई शुड गो अहेड। मैं इसलिए मैंने ये स्टेप लिया और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि ये मैं कुछ साल, सवा साल पहले बहुत सा काम कर चुका हूँ। लेकिन मुझे एडिटर साथ बेहतर अवेलेबल नहीं था, खुद मैं यानी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बड़ा ये टाइम टेकिंग काम होता है एडिटिंग का, ख़ास तौर पे प्रोफ़ेशनल एडिटिंग, जो प्रॉपर कैमरों पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे साथ एक बच्चा है और उमैर मेरा स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, इस वक़्त मैंने पढ़ाया था वहाँ। तो अमैर जो है वो बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहा है। तो ये बेसिकली समड़याल भोपाल वाला की एडिटिंग भी उसने की। अच्छा जो डस्का के इलेक्शन का था, वो ये था कि डस्का के जो पहला उसका इलेक्शन का फ़ेज़ हुआ, तो उसपे बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं गया कि ये भी कोई काम है, इसको करना चाहिए या हो सकता है। जब ये उसपे इश्यू बना और पूरे मुल्क में ये पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया डस्का-डस्का कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार मुझसे ज़्यादा इस इलाके को कौन समझता है, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरे पास अगर मैं प्रॉपर इनको मैं शूट कर लूँ, तो मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि मैं इसका बेहतर मैं प्रोग्राम बना के लोगों को बता सकता हूँ कि डस्का की बेसिकली इसकी साइंस क्या है, डस्का की लोकेशन क्या है, यहाँ लोगों के ट्रेंड्स क्या हैं। तो वो फिर मैंने डस्का पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत आउटस्टैंडिंग फीडबैक रहा।
वो आप समझ लें कि कोई 1200-1300 घंटे देखे गए हैं मेरे को का द्वारा। जी, जी। बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि ये बड़े पेशेंस से काम करना चाहिए जो ख़ास पे यूट्यूब पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कई बार लक भी होती है। मुझे याद है कि मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तो पाकिस्तान जब मैं आया तो अनवर दरबारी साहब है वहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त है शायर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आएँ आपके ऑनर में एक शाम करते हैं। तो मैंने कहा चलें, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना कलाम जो है वो दें, यहाँ पे सिंगर है अनवर दरबारी साहब, तो वो गाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको अपनी कुछ 2-3 गज़लें दी। उनमें एक थी हमने ये बात आज़माई है, बेवफ़ाई तो बेवफ़ाई है, झूठ सच का गुमान नहीं होता, उसकी बातों में क्या सफ़ाई है। तो ये गज़ल अनवर दरबारी साहब ने अ, गाई वहाँ पे एक पूरी महफ़िल में, जहाँ पे हम बैठे हुए थे और मेरे ऑनर में वो प्रोग्राम हो रहा था। तो मैंने वो आराम से मोबाइल से मेरा जो दोस्त है उसने उसको बनाया और मैंने आके वापस आया तो आके मैंने उसको चलाया, तो कैन यू इमेजिन, तो अभी उस पे तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो हो चुके हैं। और उसी ने जो है वो मुझे हेल्प की मोनेटाइज़ेशन में, तो अभी मेरा चैनल जो है वो ऑलरेडी मोनेटाइज़्ड है और बहुत अच्छा मतलब कि चल रहा है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने कहा ना पेशेंस, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कोई पता नहीं आपकी कौन-सी वीडियो कब और किस वक़्त हिट हो जाए। तो ये जो है ना इसको जारी रखना चाहिए और मैं समझता हूँ कि फिर ये भी है कि खिदमत के तौर पे भी करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने देखा कि आपकी वीडियो जो बड़ी मालूमाती हैं और हिस्टोरिकल है, उनका जो कंटेंट आपने कहा, तो वो बहुत ज़रूरी है और फिर बड़ा प्रोफ़ेशनल काम है। अभी जैसे ये जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है, ये बहुत ही प्रोफ़ेशनल है, बहुत प्रोफ़ेशनल टच है क्योंकि आपका काम ही ये है। मैंने सब आपने जो बात की ना कि कोई पता नहीं चलता कि कौन सी वीडियो क्लिक कर दे और आराम से कैमरे से देखें, इक्विपमेंट अच्छा ज़रूर मदद करता जी, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत कीमती कैमरा हो और आप जो भी बनाएँ उससे वो ऑर्डर चला जाएगा, इस तरह नहीं होता। जी, आपने जैसा कि मोबाइल से असल में उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट कोई ऐसी बात, कोई इंफरादियत होगी तो वो लोगों ने देखी है ना। जी, वो सीधी-सी बात ये है कि हम दोनों दोस्त हैं। जी, तो अगर मैं आपको मजबूरन कहूँ कि जी ये एक मेरी फलानी वीडियो है, ये ज़रा देख लें या मेरी फलानी तहरीर है, आप पढ़ लें, जी, तो आप एक तो पढ़ लेंगे। अगर आपका दिल नहीं करेगा तो आप आइंदा कैसे पढ़ेंगे या कैसे देखेंगे? तो अगर उसमें जान होगी तो आप देखेंगे या उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे मेरे किसी काम को। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि हम में से कोई भी अच्छी गुफ्तगू करता है, तो हमारा दिल चाहता है हम उसे सुनें और अगर कोई अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता है, अच्छा परफ़ॉर्म करता है, तो हमारा दिल चाहता है हम उसे देखें। तो सेम फार्मूला इज़ अप्लाइंग ऑन द यूट्यूब एज़ वेल कि आपने माली दा कम पानी देना ते भर-भर मशकां पावे, जी। मालक दा कम फल-फूल लाना, लावे ही जाना। लावे या ना लावे। आपका काम है कि काम करते जाएँ। हाँ, दो जो फीडबैक आता है उसके साथ इम्प्रूव करें और अपनी तरफ से कोशिश करें, मेहनत की और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। बाकी तो जी। यानी ये लक पे और चांस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ अकमल साहब कि क्योंकि ये इसलिए भी तजुर्बा थोड़ा-सा शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग ख़ास तौर पे यूट्यूब वीडियोज़ पे में इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। तो वो जब मैंने वो ग़ज़ल मशहूर हो गई, तो लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखते थे कि आप इनका इंटरव्यू करें, हमें इनका नंबर दें, ये बहुत अच्छे गुलकार हैं। कुछ आपको पता है लोग थोड़ा-सा फ़न की हैसियत से भी उनको लेते थे और इस तरह। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब गया तो मैंने बाकायदा उनका इंटरव्यू किया। तो कैन यू इमेजिन वो इंटरव्यू इतना ज़्यादा चला, लोगों ने जब बातचीत वो सारी देखी। तो मैंने बड़ा लकी देखा, मैंने कहा मेरी तो बाकी वीडियो जो हैं वो बहुत देखी जाती हैं, लेकिन तो इतना आप ऐसा करें कि दरबारी साहब को ना अपने पास यहाँ बुला लें या या उनके पास बल्कि चले जाएँ। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा मुझे कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे आप कोई चक्कर लगवाएँ वहाँ यूके का और मैं आके वहाँ पे प्रोग्राम करूँ और ये वो। तो मैं समझता हूँ कि चलें खुदा करे क्योंकि फिर ये उन दिनों कह रहे थे जब बड़ा कोरोना पीक पे था, तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अभी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ही इज़ सच अ नाइस मैन और बड़े डाउन टू अर्थ। नहीं उनका मैं उनका मज़े की आपको बात बताऊँ मेहरुल साहब कि मैं इत्तेफ़ाक से म्यूज़िक को भी थोड़ा समझता हूँ। मैं 2 साल मुझे इत्तेफ़ाक हुआ रेडियो पाकिस्तान लाहौर में म्यूज़िक प्रोडक्शन का इंचार्ज होने का, यानी मैं 2 साल म्यूज़िक प्रोग्रामों का सेक्शन का हेड रहा।
तो मैं अनवर तरवारी साहब की जब पहली दफ़ा वीडियो देखी तो मैं ये समझा कि शायद ये कोई इंडियन गुलकार जी, है। जी। उनका वो जो साउथ के हैं ना हमारे फनकार इंडिया में जो साउथ में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, उनका लुक वैसी ही है। जी, जी। तो वो मैंने देखा कि बहुत पक्का बंदा गा रहा है। वो उन्होंने गाते-गाते जब वो सम आया ना, जी, जी। सम आप समझते हैं म्यूज़िक जी, को जी, कि जी, वो आता है बिल्कुल, कि जब बिल्कुल। एक एक बीट पे बीट जहाँ एंड होती है, जी। जाके तबले में, तो उसको जी, जी। सम कहते हैं। सम बिल्कुल। तो वो जब सम आया तो वो उन्होंने पीछे इस तरह वो जोश और जज़्बे में आ गए, तो उन्होंने ऐसे ही यानी सम आया तो उसपे उन्होंने तो बिल्कुल सम बिल्कुल ऐन यानी बिल्कुल म्यूज़िक की ज़ुबान में बिल्कुल सही जगह पे उन्होंने वो मुका किया। जी, तो जी। उनका जो म्यूज़िक से वाराफ़तगी है, जो उनका जुनून है, जो उनका पैशन है, वो सच अ अमेज़िंग एंड सच अ एप्रिशिएबल थिंग जो उनको बतियत की गई है। जी, जी। अकमल साहब बहुत खूबसूरत बातें हैं और मैं देख रहा था जब ये पेपर भी तो देखा कि आपकी पैदाइश जो है वो 1972 की है और मैं भी 1972 तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हम जो है वो हम जमात हैं और हम असर बल्कि हम एज भी जो है वो हैं। तो नहीं, मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ, आप मुझे पा कह सकते हैं। मेरी ये जो कागज़ी उम्र है वो 1 साल कम लिखी गई है। वो अच्छा, अच्छा। तो तो फिर उस ज़माने में 1971 ऐसे जी, जी। लेकिन मैंने बड़ी रिसर्च के साथ अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अक्टूबर 1971 अच्छा, 25 अच्छा। अक्टूबर 1971 तो बड़ी अच्छा। मैंने रिसर्च के साथ यानी आप समझिए कि शायद डेट ऑफ बर्थ ढूँढने से ही मुझे रिसर्च की आदत पड़ गई। जी, जी। अच्छा अकमल साहब क्योंकि वक़्त जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मैं आखिर में 1-2 क्वेश्चन्स हैं जो ज़रूरी समझता हूँ जी, क्योंकि मैंने ज़िक्र किया जब आपको इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने कहा कि आप दानिशवर हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी जो बातें जो हैं वो बड़ी हिकमत से मामूर होती हैं, उनमें कहीं न कहीं मिज़ाज जो है उसका भी एलिमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पे जब मैं यूके में हूँ, तो जहाँ पे हम पैरिश में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पे आना था, तो यहाँ पे अप्लाई आप करते हैं जैसे ना, जब आपने एक जगह से दूसरी जगह। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनमें एक ये भी थी कि जो हम प्रीस्ट चाहते हैं, वो ऐसा हो कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर हो उसमें। तो आप अंदाज़ा करें कि ये इतना ज़रूरी है इस कल्चर में भी क्योंकि एज़ अ लीडर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई मिज़ाज पैदा करें। ये नहीं कि कोई गलत तरीके से लेकिन आप नहीं, नहीं मज़ाक का मैं थोड़ा-सा उसकी यहाँ वज़ाहत करता चलूँ कि मज़ाक से मतलब ये होता है कि आप प्लेज़ेंटली कन्वर्सेशन कर सकें। आप एक अच्छे मूड में लोगों से गुफ्तगू कर सकें जब आपने प्रीच करना है, तबलीग करनी है, लोगों को कायल करना है, खुदा की तरफ बुलाना है, तो यानी आप ये ना हो कि आपके माथे में बल पड़े हुए हों, आपकी आँखों से चिंगारियाँ निकल रही हों। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लेज़ेंट गुफ्तगू यानी उसमें एक जो है वो आप यानी आपकी गुफ्तगू में रस हो और आप प्लेज़ेंट गुफ्तगू यानी खुशगवार गुफ्तगू करें। जी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो आंसर है मिज़ाज का वो भी आपकी बातों में है। मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितना सफ़र आप ज़िंदगी का भी तय कर चुके हैं, आप क्या देखते हैं कि ज़िंदगी जो है, ये क्या है आपके नज़दीक ज़िंदगी जो है? हाउ डू यू सी लाइफ़? मैं थोड़ा-सा मज़ाक का आपको बताता चलूँ कि मैं सच्ची बात ये है कि इतना हाज़िर-ख़्वाब नहीं हुआ करता। मुझे ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मीटिंग में ये हुआ। वहाँ एक कल्चर ये है कि हर सुबह मीटिंग होती है, आप प्रोग्रामों को देखते हैं कि आज की शीट क्या है। शीट का मतलब कि आज के क्या प्रोग्राम है, कल कौन से प्रोग्राम होंगे और कल जो पिछला गुज़र चुका कल है उसमें क्या प्रोग्राम हुए। जी, तो वहाँ जो जिस तरह की विटी गुफ्तगू होती थी, अक्ल व दानिश और जिस तरह हाज़िर-जवाबी लोग पढ़ के आते थे, यानी हर बंदे का यानी हर बंदा अपनी पटारी में पूरा साँप है। हाँ, मैं पॉज़िटिव सेंस में कह रहा हूँ कि यानी वो इतने जहाँ दीदा लोग हैं। जी, तो वहाँ से एक मुझे हाज़िर-जवाबी मैंने सीखी कि किस तरह किसी बात का जवाब देते हैं और अगर कोई जवाब आपको नहीं आता तो आप किस तरह खामोश रहते हैं और ज़रूरी तो नहीं होता कि हर बात का आप जवाब दें। जी, अगर आपने आप पे हँसना भी वहाँ वहीं सीखा। तो आपने ये बात की कि ज़िंदगी क्या है? मेरा ज़ाती ये ख़्याल है, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं सच्ची बात ये है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी दानिशवर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुसलसल अमल है सीखने का। हम एक-दूसरे से सीखते हैं और
बस दानश्वर होना तो पता नहीं बहुत बड़ी बात है। हम वो क्या है दानश्वर का, यानी क्या तिथि और क्या तिथि का शोभा। जिंदगी मुझे, मैं जाती तौर पे अपनी हद तक मैं जो समझता हूँ, मैं आज भी दफ्तर में अपने कह रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी जिंदगी में किसी का काम करके। हाँ, और भी खुशी के बहुत से पहलू हैं कि यानी आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं, अपने पेरेंट्स के काम आते हैं, अपने रिश्तेदार फैमिली या जिंदगी में कोई अचीवमेंट करते हैं। लेकिन मुझे साथी तौर पे मैं किसी के काम आके मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस पहलू में है कि मैं किसी के काम आ सकूं इन एनी वे, यानी किसी भी तरीके से, किसी को गाइड करके, किसी को लिख कर, किसी को, यानी आप किसी तरह भी किसी के काम आ। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और मैं समझता हूँ कि अपने लिए तो हर इंसान ही जीता है, अपनी खुशी के लिए हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं, हर काम में समझता हूँ जो भी इंसान करता है वो खुशी के लिए, तमानियत के लिए करता है। लेकिन इस तरह आप दूसरे का काम करना कि जिसका आपका अपना काम है, दूसरे के काम को अपना काम समझना, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, और यही बात है कि आप बहुत मकबूल हैं, और दोस्त अहबाब जो हैं आपके इर्द गिर्द का हल्का जो है वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप मिलनसार हैं, इंसानियत की कदर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखें, ये जो हमारा एक दूसरे के साथ मिलनसारी है, ये फिर हमें बहुत करीब कर देती है एक दूसरे के, क्योंकि आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे याद करें। आप एक दिल में मोहब्बत जो है आपकी होती है। मुझे याद है कि मैं फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा जो ताल्लुक है मैट्रिक से लेके जब का, तो उसके बाद भी फिर जब राब्ता दोबारा हुआ, जब हम लाहौर में थे, और उसके बाद का जब भी मुलाकात हुई, मैं जब आपको देखता हूँ, आई ऑलवेज फील वेरी क्लोज टू यू इन थॉट्स, जो है हमारा उसके लिहाज से। और जब आपको मैं देखता हूँ कि आप जो कामयाब हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कभी लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, यकीन जाने। जब आपको इंटरव्यू कर रहे हैं तो जी मुझे लगता है बिल्कुल। कि इट्स मी देयर डूइंग, आई फील द सेम हैप्पीनेस। तो मैं समझता हूँ कि ये अकमल साहब, ये जो बड़ी मुस्बत जो दिल को दिल से जो कनेक्शन होता रहा होती है, मैं समझता हूँ कि ये जज्बा जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए कि, और आप में वो है, क्योंकि आप वो रुकावटें नहीं रखते अपने दिल में, और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना कल्चर छुपाना चाहते हैं। अगर वो देहात से हैं तो वो शो करेंगे कि वो शहर से हैं। लेकिन मैंने आपको देखा कि आप जनाब अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते हैं, आप खेतों में जा रहे हैं, कोई हल चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, कोई ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप में खालिसपन है, जो आप दोहरा मियार नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत सारे लोग एप्रिशिएट करते होंगे। किस तरह आप देखें इस चीज़ को? देखिए ये एक तो कुदरत की तरफ से बचपन से ही मैं कभी किसी से इम्प्रेस नहीं हूँ, और ना मुझे मैं किसी की बड़ी कोठी से, बड़ी कार से, बड़े किसी के, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो उस सेंस में नहीं। एक तो मुझ में बिल्कुल जेलसी नहीं है कि फलाने के पास ये क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो कुदरत की तरफ से। दूसरा ये शायद बैकग्राउंड भी होता है इंसान का। तीसरी बात ये है कि भाई जो मैं हूँ मैं वही हूँ ना, मेरा जो असल है। अगर मैं फर्ज करें एक काश्तकार हूँ, एक मैं एक देहात का पेंडू हूँ, देहाती हूँ, तो मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी ने कुछ देना है आके? या वो पंजाबी में कहते हैं कि ईद के गोश्त खाते बंदा पहलवान नहीं बन। यानी आप अपने घर में रूखा सूखा खा के, जो भी आपका आपको अल्लाह ने दिया वो बस बरशुक्र करें, कोशिश करना आपका हक है, आप बेहतरी के लिए कोशिश करें। तो मुझे तो अपने लोगों से मिलना, उनसे प्यार करना, उनसे जाके बातें करना, मुझे उनके साथ मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है, और मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता। मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तस्वीरें ही लगाता इसलिए हूँ कि भाई मैं यही हूँ, मेरा असल यही है। तो मैं वो कभी आपने जैसे कि मेरी तस्वीर भी ये लगाई हुई है फ्रंट कोट में और टाई में। मैं लाहौर में भी जब था तो वो कोई दोस्त कहते थे, बड़ा आज तो आपने अच्छा सूट पहना, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इसलिए पहना हुआ है आपको ये बताने के लिए कि हम ये भी पहन सकते हैं। बेसिकली तो हम देहाती लोग हैं, तहमद कुर्ता बांधने वाले या सलवार कमीज पहनने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखें कि मानी साहब, आप एक देहात से उठ के, डस्का के गाँव बरौती से उठ के आप इंग्लैंड में जो 25-30 हज़ार लोग आपके पैरिश के अंदर है, अंडर मीन्स के आपसे मुंसलिक है,
तो कहने का मतलब ये है कि हमें कॉम्प्लेक्स होने वाली क्या बात है। और हमें फख्र तो करना सारी चाहिए। दुनिया हमारी है। और जी, जी, हमें इसमें कोई यानी शर्मिंदगी का पहलू जो है वो नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो और ना आप तो मुझे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है। जी, जी, जी। और मैं बड़ा आपको एप्रिशिएट करता हूँ ये आपके इस पहलू को, और मैं समझता हूँ कि जब हम जैसे होते हैं वैसे हम दिखाते हैं, और जिन्होंने हमसे ताल्लुक़ रखना है वो उसी तरह रखें तो बेहतर है। ना कि हमें देखें कि अच्छा इस पहलू से जो हम नहीं हैं शायद, या जो हम नहीं हैं और बताना चाहते हैं। तो मैं ये ख़ास तौर पे अकमल साहब आपको आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ये आपकी ख़ास खूबी जो है इसको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं, जो खूबियाँ, ये खुदा की, अल्लाह ताला की खूबियाँ, क्योंकि उसने इंसान में डाली हैं। तो मैं जो नाज़रीन है ख़ास तौर पे मुकालमा टीवी के, जो अभी देखेंगे इस वीडियो को, तो मैं ये ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहता हूँ कि हम वही रहें जो हम हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर हम बहुत बहुत सारे लोग अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं वो बनने में, वो जो नहीं है, वाह! ठीक है? तो वो तो मुझे फिर सैमुअल लालदीन साहब यहाँ, जी, मेरे उस्ताद सैमुअल लालदीन साहब याद आ गए। जी, तो हमें ट्रांसलेशन जिस तरह का मैंने उनका वो मेरा उनका इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल अकमल शहजाद घुमन पे भी पड़ा हुआ। जी, तो मैंने उसमें वो कहा करते थे, लिखाते थे उस तरह कि तुम वो क्यों बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो, और तुम्हें पता है कि तुम वो हो ही नहीं सकते जो तुम नहीं हो। तुम वही रहोगे जो तुम हो, और जो तुम हो तुम्हें वही रहना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारा थीम था हमारे असातिज़ा का। मुझे याद है कि एक दफ़ा ना मेरी उनका घर बड़ी खूबसूरत कोठी है, जो अंग्रेज़ के ज़माने में, उस ज़माने में अंग्रेज़ प्रिंसिपल हुआ करते थे। जी, तो वो कोठी सैमुअल लालदीन साहब के पास है, चैपल है, तो चैपल के साथ ही वो कोठी। तो वहाँ हम ट्यूशन पढ़ने जाया करते, तो मेरी एक दिन कमीज़ फट गई शायद बस में आते हुए या किस तरह। तो मैंने ना एक वहाँ काँटा लगाया हुआ था कमीज़ के ऐसे दोनों पल्लुओं को ना, तो मैंने कहा कि सर पिन मिल जाएगी? उन्होंने कहा क्यों? कहते मैंने कहा कि यहाँ मैंने पिन लगाई। उन्होंने कहा तो अगर ये फटी रहेगी तो फिर क्या होगा? कोई ये कहेगा कि फटी है तो फिर क्या होगा? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में ये था कि पेंटें लोग फाड़ते थे अपनी पाँचे नीचे से, और ये फ़ैशन था। और उन्होंने कहा कि ये देखना तुम्हारे देखते-देखते फिर आएगा, और हम अभी देख रहे हैं कि लोग वो पेंटें फाड़ के पहनते हैं, तो वो जो फ़ैशन समझ के। तो कहने का मतलब है लाइफ़ इज़ अ सर्कल एक्चुअली। तो लोग एक जैसी चीज़ों से उकता जाते हैं, और वो उकताहट में आके कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जो जेन्युइनिटी में जो खूबसूरती है, जो अ, असलियत में खूबसूरती है, जो उसमें एक ज़ोर और रंग है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है जो आपको अट्रैक्ट करती जी। अकमल साहब, आखिर में एक आखिरी सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। ये है मोहब्बत के बारे में। जो मोहब्बत है, ये क्या जज़्बा है? आप इसको किस तरह देखते हैं? आपको भी मोहब्बत हुई? है। जी, मोहब्बत तो पिछले दिनों में मुझे बड़ा अच्छा लगा, कामरान लशारी का किसी ने इंटरव्यू किया, जी, तो उसने कहा कि कामरान लशारी जो सीडीए के चेयरमैन रहे हैं और पंजाब में इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी रहे हैं, उनका बेटा ये जो अभी उसने मौला जट फ़िल्म बनाई है, और वो फ़िल्म मेकर है। जी, तो उस मेज़बान ने पूछा लशारी साहब से कि लशारी साहब आपने क्या जवानी में मोहब्बत की? ये ज़हन में रहे कि ही इज़ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, अभी ये उनकी मेरे में उसको 65-70 साल उम्र हो गई। जी, तो उन्होंने कहा क्या मतलब मैं बूढ़ा हो गया कि मैंने जवानी में मोहब्बत की है? तो मेरा ज़ाती ये ख़्याल है मेनू साहब कि मोहब्बत एक मुसलसल अमल का नाम है। ये किसी एक रोज़ा या ये कुछ फ़िक्स करके नहीं की जाती, ये आपको हो जाती है जैसे आपके बच्चे हैं। मैं यानी आप ये देखें कि मैं मेरी बड़ी औलाद मेरी बेटी है, जी। तो 2007 में वो पैदा हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने मुझे बाप के दर्जे पे फ़ाइज़ किया। हाँ, यानी ये एक मोहब्बत की नई किस्म की। आपको अपनी माँ से मोहब्बत होती है, आपको अपने बाप से होती है, आपके पेरेंट्स होती है, अपनी धरती से, अपने लोगों से मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत की डायमेंशन्स हैं, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी कोई उम्र और कोई वक़्त नहीं है। ये जी, आपको किसी भी जगह, किसी भी उम्र में, उसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ। जी, मैं ये कहा करता हूँ कि आप एक अपने उस्ताद से, मेंटोर से, या आप किसी से कुछ म्यूज़िक सीखते हैं, शायरी सीखते हैं या पढ़ते हैं किसी को, तो आप एक लम्हे पे आपका दिल चाहता है आप इस शख्सियत के वजूद का हिस्सा बन जाएँ, आप इसके अंदर समा जाएँ। जी।
तो मेरे ख्याल में ये भी एक मोहब्बत की शक्ल है। ये आप एक बंदे को, एक इंसान को देखते हैं, मैं औरत और मर्द के फ़र्क के बगैर कह रहा हूँ, तो आपका दिल चाहता है कि आप इससे बात करें, आपके लिए करीब हो। आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ। जी, हम सारे इंसान खुशी या गमी से उतरते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपका दोस्त होता है, जो आपके करीब लोग होते हैं, आपका दिल चाहता है वो खुशी या गमी के मरहले में आपके करीब। तो मोहब्बत का भी यही जो है वो उसलूब है कि आपका दिल चाहता है कि जो फलाँ शख़्स है, फलाँ फ़र्द है, वो आपके करीब है। तो ये मोहब्बत का अमल तो एक मुसलसल अमल है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी की खूबसूरती है, और ये खूबसूरती का अमल जो है वो ज़िंदगी में चलता रहना चाहिए और चलता रहता है। जी, जी। बहुत शुक्रिया। और अकमल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है, आपको पता है हम तो बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितनी आज हमने बातचीत की है ये बहुत प्रोडक्टिव, और आपके काम के हवाले से, और नाज़रीन जो आपको कैसे नाम सुना होगा इस बातचीत के हवाले से जो हमने की है, आपकी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ जहतें हैं उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकेंगे, और जितने भी मुकालमा टीवी को देखते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, वो और ज़्यादा जानेंगे कि अकमल शहजाद घुमन जो है वो अ, ब और उनकी जो जहतें हैं वो क्या हैं। तो आपका कोई पैगाम जो एंड पे आप मुख्तसर पैगाम देना चाहेंगे, चाहे यूथ को या देखने वालों को, तो वो यू कैन। वो वैसे तो वो किसी बड़े बड़े शायर का मिसरा है ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लेकिन मेरा ज़ाती जो मैं जिस तरह समझता हूँ ज़िंदगी को, मैं ये कहता हूँ कि आपका वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि टू हैव अ फेलियर इन लाइफ इज़ नो क्राइम, बट टू हैव अ लो एम इज़ क्राइम। ज़िंदगी में फेल हो जाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अपना मकसद छोटा रखना ये जुर्म है। छोटा सोचना, आप बड़ा सोचें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ज़मीन पे भी रेंग रहे हैं, वो तो आप उठ सकते हैं अगर आप ये सोचें कि आपने किस तरह उठना है। मेरे एक दोस्त हैं अहमद इजाज़, वो सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि घुमन साहब, जो एक बंदा सड़क से कागज़ चुनता है, अगर वो भी शऊर रखता है, वो शऊर के साथ चुनता है, तो वो भी ज़िंदगी में तरक्की कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कोई रास्ते बंद नहीं है, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। हम अगर आपने छप्पड़ में या चौहड़ में तख्तियाँ पोंछने वाले और गाची से तख्तियाँ लेपने वाले और फूल डाल के लिखने वाले यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिनके स्कूलों में छतें भी नहीं थी और स्कूल भी नहीं थे, तो ऐसे ग्राउंडों में जिस तरह भी साइकिल पे 8-8 10-10 किलोमीटर जाके स्कूल पढ़ने वाले, अगर हम जहाँ ग्रो कर सकते हैं, रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर बन सकते हैं, टेलीविज़न के प्रोड्यूसर बन सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, या एक इंग्लैंड के चर्च में जाके प्रीस्ट बन सकते हैं, उनके लीडर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो आप कभी भी ज़िंदगी में ऊँच-नीच आ जाती है, बंदा डिप्रेस भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, दिल भी छोटा होता है। लेकिन आप माली दा कम पानी देना ते भर-भर मशकां पाओ, मालक दा कम फल-फूल लाना, लावे जाना। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाज़ा फरमा रहे थे जनाब अकमल शहजाद घुमन के साथ, जो कि रेडियो के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और उसके अलावा वो डिबेटर हैं, मुसन्नफ़ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही। तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, इस उम्मीद के साथ कि हम जो अच्छी सोच है वो रखें, और हाई सोच रखें, जैसे घुमन साहब ने भी कहा कि मुस्बत सोचें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत जो है यही एक कुंजी है कामयाबी की। इसको हम अगर मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह ताला, खुदा जो है यकीनन हमें हमेशा कामयाबी देगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।